हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। बिना टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे फ्रिक्शन के PYQs। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, वन एंड वन एंड ऑफ अ heavy one end of a heavy uniform rod AB, uniform rod AB can slide along a rough rough horizontal rod AC to which is attached to which is attached by a ring. B and C are joined by a string when the rod is on the point of sliding, then AC square minus AB square is equals to BC square if theta is angle between AB and horizontal line, then prove that the coefficient of friction is cot theta डिवाइड बाय 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या कह रहा है आपको, वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी कैन स्लाइड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रॉड ए सी, यानी एक हॉरिजॉन्टल रॉड आपको दी हुई है, कौन सी, ए सी। तो ए सी होगी मेरे लिए एक हॉरिजॉन्टल रॉड हो गई। कह रहा है इस हॉरिजॉन्टल रॉड पे एक एंड ए बी का, तो एक एंड ए बी इस रॉड का अटैच किया हुआ है, किसको यूज करके, एक रिंग को यूज करके। क्योंकि आप कह रहा है ए सी पे ये स्लाइड कर सकता है, मतलब ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि ये एक रिंग है, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड ए सी पे है और इस पे मैंने एंड ए को रखा हूं। तो यहाँ पे जैसे ये इस पे फोर्स लगाएंगा तो ये जो रिंग है ये आगे और पीछे मूव कर सकती है, और ये जो आपका ए बी है वो रेस्ट कर रहा है इसके ऊपर, यानी वो इसके ऊपर ऐसा टिका हुआ है। समझ में आ रहा है तो कैसा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। बी एंड सी आर ज्वाइंट बाय अ स्ट्रिंग, तो ये बी और सी को आप जोड़ रहे हैं किसको यूज करके, एक स्ट्रिंग को यूज करके। When the rod is at a point of sliding, तो जब ये पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग में रहेगा तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये इक्वल है बी सी स्क्वायर से। ये चीज देखिए हियर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये इक्वल है बी सी स्क्वायर से। दैट इज मैं ऐसा बोल सकता है क्या, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर, इधर गया तो प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम।
AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से, यानी एंगल B पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो पहली चीज आपको समझ में आई, ये आपको किस लिए दिया हुआ है, ये बताने के लिए दिया हुआ है कि एंगल एट पॉइंट बी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ABC कितना डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। और कुछ दिया हुआ है क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन AB एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारी ये जो रॉड है ये भी कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो इस हॉरिजॉन्टल रॉड यानी हॉरिजॉन्टल लाइन AC के साथ AB कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कह रहा है थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू ये आती है। अब यहाँ पे कितनी फोर्सेस लग रही है, पहले ये निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको क्या याद रखना है, B और C को आपने बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग से, मतलब इस पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, क्योंकि आपने पॉइंट B को बांध के रखा है। हम यहाँ पे रॉड AB की बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने याद रखा था कि ये कौन सी फोर्स होती है, पुलिंग फोर्स होती है स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आता है। तो हम T से दिखा देंगे यहाँ का टेंशन जो आ रहा है स्ट्रिंग की ओर। अब आप ज्योमेट्री लगाओ, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात करूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल A कितना है, थीटा, एंगल B कितना है, 90, एंगल C हमें निकालना, ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस 90, इधर गया तो माइनस 90, 180 में से 90 गया तो 90, यहाँ पे प्लस थीटा, इधर गया तो माइनस थीटा, यानी जो बचा हुआ एंगल है ये कितना दिया हुआ है हमें, 90 माइनस थीटा दिया हुआ है ऐसा। अब ये टेंशन वाली जो फोर्स है मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, क्योंकि ये T इस तरीके से है, एक आ जाएगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, एक आ जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ऐसा। तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, T, ये पड़ोसी है थीटा का तो आएगा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा, और ये दूर का रिश्तेदार है इस एंगल का तो आ जाएगा T साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये T कॉस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, T साइन थीटा, और T साइन 90 माइनस थीटा को T कॉस थीटा। ये याद है ना, साइन में जब भी 90 आए तो साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन आएगा जब भी 90 आ रहा है वहां पे। और 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे हर एक वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। दूसरी कौन सी फोर्स लगेंगी, दूसरा मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल AC, इसकी रिंग में मैंने इसको लाके रख दिया हूं, ठीक है। तो ये रिंग के ऊपर रखा हुआ है, मतलब पॉइंट A को इसने इस तरीके से होल्ड करके रखा है। अगर मैं यहां से A को हटा दूं तो ये नीचे की ओर गिर जाएगा, मतलब ये जो A है ये इसको रोकने के लिए किस ओर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की ओर। तो ये रिंग इसे अपनी जगह पे रखने के लिए ऊपर की ओर क्या लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और कौन सी फोर्स एक्ट कर सकती है, AC जो सॉरी AB जो दी हुई है हमें, वो क्या है, एक रॉड है। इस रॉड का कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन होगा, उसका वो जो वजन है वो किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर इसको ऊपर की ओर एक्सटेंड कर दूं तो सपोज कर लो ये हो गया पॉइंट D, ये हो गया पॉइंट E, आएगा इस तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहाँ पे मुझे लेंथ ऑफ रॉड दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो मैं लेंथ ऑफ रॉड को क्या ले लूंगा, 2a। तो ये A और टोटल दूरी हो जाएंगी 2a की हो जाएंगी। अब एक और फोर्स एक्ट करेंगी, क्यों, यहां पे ये जो रिंग है ये घसर रही है किसके ऊपर, आपकी यूनिफॉर्म रॉड AC के ऊपर। AC के ऊपर ये रिंग घसरते जा रही है और मूवमेंट हो रहा है। जैसे ये फोर्स लगाएगा तो वाली रिंग पीछे की ओर जा सकती है या आगे की ओर जा सकती है। अब ये किस ओर जाएंगी, टेंशन के हिसाब से हमें पता है, ये कह रहा है ये पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग में, रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, यानी अभी कायम है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ फोर्सेस कितना होता है, 0। यानी अगर कोई फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रही है तो उसे बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को किस ओर लगना पड़ेगा, राइट हैंड साइड की ओर
लगना पड़ेगा। आप चाहे तो इधर ड्रॉ करो इसे, या तो आप चाहो तो इधर ड्रॉ कर दो कि यहाँ पे लग रही है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया मैंने उसको राइट साइड का डायरेक्शन क्यों किया? क्योंकि अभी ये पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग में है, मतलब काय में है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो पूरी फोर्सेस का समेशन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आएगा। तो चलिए अब हम लिखते जाते हैं हर एक चीज। द फोर्सेस आर क्या क्या है? एफ है फ्रिक्शनल फोर्स, आर है नॉर्मल रिएक्शन, आर हो गया नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद W हो गया वेट ऑफ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2a। मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि उस रॉड की मैंने लेंथ क्या ले लिया हूं? 2a। आपको अगर ऐसा लिखना नहीं अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे ऊपर एक लाइन डाल दो कि लेट द लेंथ ऑफ रॉड ए बी 2a। हमने उसकी लेंथ क्या ले लिए? 2a ले लिए। आ गया। वेट भी दिखा दिया। और T से क्या आएगा? टेंशन इन स्ट्रिंग BC। और हम लिख देंगे यहां पे फोर्सेस आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर। अब आप बताइए यहां पे हमारी बॉडी क्या है? द बॉडी इज, द रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। तो आप लिखेंगे द rod is on the point of sliding, that is in limiting equilibrium रहेगा। तो समेशन ऑफ फोर्सेस कैसा आएगा? 0। तो आप कह सकते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी 0 रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टली कौन सी फोर्स एक्ट कर रही? पहली कर रही है F राइट साइड की ओर, ये इक्वल रहेगा किससे? उस फोर्स से जो एक्ट कर रही है लेफ्ट साइड की ओर, जिसकी वैल्यू है T cos 90 माइनस थीटा, दैट इज F इक्वल आ जाएगा T cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा आ जाएगा। याद रहेगा ना? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जितनी फोर्सेस ऊपर जा रही है तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस भी कितनी होना चाहिए? 0। तो जितनी फोर्स ऊपर जा रही है, पहली फोर्स कौन सी ऊपर जा रही है? R प्लस दूसरी फोर्स कौन सी ऊपर जा रही है? T साइन 90 माइनस थीटा। ये इक्वल रहेगा जितनी फोर्स नीचे जा रही है उससे, तो W से, मतलब R प्लस T कॉस थीटा, ये इक्वल रहेगा W से। तो इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी फोर्सेस ऊपर जा रही है वो बैलेंस करेंगे जितनी फोर्सेस नीचे आ रही को, जितनी फोर्सेस राइट में जा रही है वो बैलेंस करेंगे जितनी फोर्सेस लेफ्ट में जा रही है उसको। अब मैं क्या ले सकता हूं? और एक चीज, समेशन ऑफ मूवमेंट ले सकता हूं। अब याद रखिएगा यहां पे मूवमेंट कौन कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है रॉड ए बी। दिया हुआ है ना हमें कि हमारा जो रॉड ए बी है ये स्लाइड कर रहा है ए सी के ऊपर, मतलब मूवमेंट कौन परफॉर्म कर रहा है? ए बी परफॉर्म कर रहा है। तो हम लेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट। इसके किसी एक पॉइंट में अगर मैं ए पे ले लूं तो फ्रिक्शन और जो रिएक्शन फोर्स है दोनों की वजह से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। तो मैं उस पॉइंट पे लेता हूं तो कम चीजें सॉल्व करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ए पे मेरी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0। ए पे मेरी रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0। उसके बाद रॉड ए बी क्योंकि मूवमेंट कर रहा है, रॉड ए पी पे अगली कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? W एक्ट कर रही है। W किस ओर एक्ट कर रही है? नीचे की ओर। नीचे की ओर एक्ट कर रही है मतलब ये बॉडी को कैसे घुमाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या लेता हूं? नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस W इंटू, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का ए से, तो ए से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? ए ई आएगा।
ये तो अब निकालना आ गया है ना, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले लेक्चर्स में ये वाली बात बहुत बार डिस्कस किए हैं कि जब भी आप मूवमेंट निकालते हैं किसी पॉइंट में तो आपको उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो ए से ई ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, डब्ल्यू का, क्योंकि मैंने डब्ल्यू का क्या निकाला हूं, लाइन ऑफ एक्शन क्या है फोर्स का। समझ में आया। अगली फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है ए बी पे, ए बी पे अगली फोर्स एक्ट कर रही है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग बॉडी को कैसा घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में, मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आ जाएगा प्लस टी इंटू। बताओ ये जो फोर्स टेंशन की है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या आपके पास है, ये देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो टी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए बी है, ये इक्वल आ जाएगा 0 से। तो यहाँ पे हमारी ये फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा हमने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ए बी के लिए मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो ए बी पे हमारी दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है, टेंशन, और एक फोर्स कौन सी लग रही है, वेट। तो हमने वो दोनों को भी ले लिया। रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 था, तो एफ इंटू 0 हो गया, आर इंटू 0 हो गया। वेट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए ई, और फिर उसके बाद टेंशन, टेंशन भी एक्ट कर रहा था, टेंशन के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा, तो देखो टेंशन जहां पे एक्ट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ए से दिया है, क्या दिया है, जो है ए बी। तो ये पूरी वैल्यू तो क्या हो गई, 0। यहाँ पे प्लस टी इंटू ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मैंने कितना लिया हूं, 2a इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस डब्ल्यू, इधर गया तो प्लस डब्ल्यू, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस, बताइए ए से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए डी कॉस थीटा आएगा। ये वाला ट्रायंगल देखिए ए ई डी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे बना हुआ है थीटा, तो जैसे ही मैं कॉस थीटा लूंगा, कॉस थीटा क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए ई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए डी कॉस थीटा आ जाएंगे, और ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, ए है, तो चलिए वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आएगा टी इंटू 2a इज इक्वल टू डब्ल्यू ए कॉस थीटा, ए कैंसल, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, W/2 कॉस थीटा आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई, यहां तक क्वेश्चन कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं। हमें लेकिन काय की वैल्यू चाहिए, हमें तो यहां से वैल्यू चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, काय की वैल्यू चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, एंड वी नो दैट क्या पता है हमें कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रहती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रहती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन रहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हमारा आंसर बन पाता है क्या। तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, टी साइन थीटा, ये इक्वल रहेगा म्यू टाइम्स आर की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आ जाएंगी, W माइनस टी कॉस थीटा। कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूज किए। देखो एफ की वैल्यू आ गई टी साइन थीटा और म्यू इंटू आर था, तो यहाँ पे प्लस टी कॉस थीटा, इधर गया तो माइनस टी कॉस थीटा, तो आएगा W माइनस टी कॉस थीटा। आ गया यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन को सेम वैल्यू के टर्म्स में लाता हूँ, मुझे t की वैल्यू किसके टर्म्स में पता है, w के टर्म्स में, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जहां जहां पे t है मैं उसके जगह क्या लिख सकता हूं, W/2 cos थीटा, तो t के जगह आ गया W/2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू W जैसा था वैसा माइनस टी के जगह W/2 cos थीटा इंटू cos थीटा आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप अगर गौर से देखिए तो पूरी इक्वेशन में W कॉमन है, लेफ्ट साइड में भी W है आपके पास और राइट साइड में भी, यहाँ पे W है यहाँ पे W है, W को निकाल सकता हूं कॉमन, तो W हो जाएगा कैंसल। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से हमें, 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू, यहाँ से भी W कैंसल, तो आएगा 1 माइनस हाफ ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 हो जाएगा क्रॉस, तो इसको एक ही स्टेप पे लिख दूं क्या, 2
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, समझा क्या क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू काट दिए थे, यहाँ पे था 1 - 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 1 जार 2 आएगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे के डिवीजन में आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ के भी डिवीजन का 2, यहाँ के भी डिवीजन का 2 कैंसल। तो बताइए मुझे म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा था वैसा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में। अब आप बताइए आपको आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, मुझे आंसर चाहिए कॉट के टर्म्स में। किसके टर्म्स में चाहिए, कॉट के टर्म्स में। कॉट कब मिलेगा, कॉट मुझे तब मिलेगा जब मेरा कॉस थीटा डिवाइड होगा साइन थीटा से, यानी मुझे यहाँ पे डिवीजन में चाहिए साइन, चाहिए पक्के में। अब देखो यहाँ पे कॉस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, स्क्वायर, तो मैं पूरी वैल्यू को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी डिवाइड हो गया साइन स्क्वायर थीटा से, और 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी डिवाइड हो गया साइन स्क्वायर थीटा से। एक साइन कैंसिल, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा डिवाइड बाय 2, जैसा था वैसा, 2 के डिवीजन में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास आंसर में तो सिर्फ और सिर्फ कॉट ही था, कोसेक था क्या नहीं, तो हम उसे हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू तो आ जाएगा कॉट थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा कॉट थीटा डिवाइड बाय 2 1 जार 2 प्लस 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा कॉट थीटा डिवाइड बाय 2, 2 कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा गया तो आएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू निकालना था। तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉट थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन में हार्ड क्या था, ये क्वेश्चन में हार्ड बात यही थी कि उसने रिंग से अटैच किया था। तो आपको यहाँ पे थिंकिंग लगाना पड़ेगा कि रिंग से किस तरीके से अटैच हो सकता है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि आपने इसे रिंग के ऊपर ऐसा रेस्ट कराया हुआ है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन किस ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। रिंग है तो स्लाइड कर सकती है लेफ्ट को भी और राइट को भी, तो हम किस साइड फ्रिक्शन की फोर्स लगाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा। हमने पहले टेंशन को सॉल्व किया करके, हमने पहले किसे सॉल्व किया, टेंशन को। टेंशन के कंपोनेंट देखे किस ओर जा रहे हैं, ये टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर जा रहा है, एक लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो लेफ्ट की फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन को किस ओर लगना पड़ेगा, राइट की ओर लगना पड़ेगा। बाकी तो फिर चीजें आसानी थी, आपने यहाँ पे बस जो आपकी फोर्सेस, क्योंकि हमारा ए बी क्या कर रहा था, यहाँ पे मोशन कर रहा था, तो हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी के लिए डायरेक्ट पता था ए से, तो हमने डायरेक्ट टेंशन पे ही लगा दिया। दूसरा डब्ल्यू के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता था, और हमने करके समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए लिया था कि फ्रिक्शन के वजह से और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो भी मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इक्वल लैडर्स, टू इक्वल ladders of weight, two equal ladder of weight 4 kg each are placed, 4 kg each are placed so as to lean, so as to lean
at A against each other with their ends resting on a rough floor, given the coefficient of friction is mu, the ladders at A makes an angle of 60 degree with each other. Find what weight on the top would cause them to slip. देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, दो लैडर है, टू इक्वल लैडर्स ऑफ वेट 4 kg ईच। तो दो सेम तरीके के लैडर है, सेम लैडर है, पकड़ लीजिए। तो ए बी ये पहला लैडर है, ए सी ये दूसरा लैडर है। दोनों के दोनों इक्वल लैडर है और उनका वेट भी सेम है। हर एक का कितना है 4 kg। आर प्लेस टू लीन ईच अदर एट ए। तो जैसे ये पहला लैडर है, ये दूसरा लैडर है, दोनों एक दूसरे पे ऐसे टिका के रखे हुए हैं पॉइंट ए पे। तो देखिए ए बी पहला लैडर था, ए सी दूसरा लैडर था, दोनों एक दूसरे पे टिका के रख दिया मैंने। कहाँ पे? एट पॉइंट ए पे रख दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विद देयर एंड्स रेस्टिंग ऑन अ रफ फ्लोर। तो चलो ये जो एंड्स है जो BC से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, एक रफ फ्लोर के ऊपर रखे हुए जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। द लैडर एट ए मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। तो यहाँ पे ये लैडर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो कह रहा है आप यहाँ पे टॉप पे कितना वजन डालोगे कि ये लैडर स्लिप हो जाए। तो जो टॉप पे आप वजन डालेंगे ये कैसा एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा। तो मैं इसे पॉइंट डी से नाम देता हूँ, और यहाँ पे जो वेट जो इसको गिरा सकता है उसको नाम देता हूँ W। अब आप समझिए यहाँ पे, अगर ऊपर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये एंगल को इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा। तो अगर ये इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। और या तो फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे दो इक्वल लैडर दिए हुए हैं, तो अगर इस लैडर की लेंथ है 2a तो इस लैडर की भी लेंथ कितनी होंगी, 2a होंगी। दोनों की लेंथ इक्वल है, बीच का एंगल कितना है, 60 है। तो सीधी सी बात है, ये क्या बनाएगा हमारे लिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। समझ में आया पक्के में? वैसा याद रखना है वैसा याद रखो। या तो ये दो लैडर थे, दोनों के बीच का एंगल था 60 डिग्री, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दोनों साइड की लेंथ इक्वल थी, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। तो ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा, ये 30 डिग्री का बनेगा एंगल। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, तो बचा हुआ कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो आपको जिस भी तरीके से याद रह जाए उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब बताइए और क्या कह रहा है, यहाँ पे दोनों जो लैडर है हर एक का वजन कितना है, 4 kg। अब यहाँ पे फोर्स न्यूटन में दिया है क्या, नहीं, तो हम इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके सेंटर से
ये जो फोर्स है ये एक्ट करेगा तो आएगा 4 इंटू 9.8। अब हम लोगों ने देखा, हमने जितने भी क्वेश्चंस में 9.8 लेके चले हैं वहां पे या तो वो फोर्स कैंसिल हो जाती है या तो हम एंड में वजन केजी वगैरह में निकालते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जी से डिनोट कर देते हैं कि जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8। मैंने उसको कैसे दिखा दिया, जी से। तो 4g का वजन यहां से भी नीचे आ रहा है और ए बी में भी 4g का वजन नीचे आ रहा है। अब ये किस तरीके से एक्ट करेगा कि यहां से भी डिस्टेंस हो जाए ए, आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया। अब क्योंकि आपने ये जो रॉड्स है इसे जमीन पे रखे, जो दोनों के दोनों लैडर है उन्हें जमीन पे रखे और एक दूसरे पे टिका के रखे, ठीक है। तो जो ए बी है वो कुछ फोर्स लगाएगा ए सी में और जो ए सी है वो फोर्स लगाएगा ए बी वाले लैडर में। मतलब हमें इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर टिका के रखे हो। तो ये पहला वाला लैडर दूसरे को धक्का मारेगा, दूसरा वाला लैडर पहले को धक्का मारेगा, रहेगा ऐसा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द लेंथ ऑफ ईच लैडर ए बी एंड ए सी बी 2 है। तो मैंने दोनों की लेंथ क्या ले लिया, 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, दो इक्वल लैडर है जिनका वेट है 4 kg ईच, हर एक का वजन है 4 kg। तो क्योंकि दोनों इक्वल लैडर है तो दोनों की लेंथ सेम है, तो मैंने दोनों की लेंथ क्या ले लिया, 2 है। पहले वाले की भी 2 है, दूसरे वाले की भी 2 है, ले लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे लैडर को सेपरेटली, ठीक है। तो आप लिखेंगे कंसीडर, या तो दिस लैडर्स आर इन इक्विलिब्रियम, दिस ladders are in equilibrium। या तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया है ना, what weight on the top would cause them to slip। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक लाइन पहले कि let W be the weight on the top that cause them to sleep, that cause them to sleep या that cause ladders to sleep। आप इस तरीके से जैसा भी आपको आंसर फ्रेम करना अच्छा लगता है आप वैसी लैंग्वेज यूज कीजिए। तो हमने कहा कि W वो वेट है जिसके वजह से ये लैडर स्लिप हो सकते हैं। अब देखिए आप दो लैडर्स के ऊपर खड़े हैं, ए बी और ए सी, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, सेम वजन के हैं, सेम एंगल पे भी रखे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो आप वेट W डालेंगे वो दोनों लैडर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप लिखेंगे दिस लैडर्स आर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ये जो दोनों के दोनों लैडर्स है ये कायम है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे दोनों लैडर्स अलग मूवमेंट करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे मैं इस पे वजन डालूंगा तो ये पहला लैडर भी गिरेगा और दूसरा लैडर भी गिरेगा, यानी दोनों अलग अलग मूवमेंट करेंगे। तो मुझे इन्हें इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कंसीडर लैडर ए सी इन इक्विलिब्रियम, कंसीडर लैडर ए सी इन इक्विलिब्रियम, आएगा। किसी की कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब AC अगर लैडर इक्विलिब्रियम में है तो बताइए उसमें कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेंगी। पहला तो हमारे मास्टर ने क्या बताया, क्योंकि ये दोनों लैडर पे, दो लैडर पे वो इंसान खड़ा हो रहा है तो उसका वजन दोनों लैडर्स में बराबर में बटेगा। तो अगर मैं टोटल वेट डाल रहा हूं W, तो जो मेरा AC लैडर है उस पे वेट कितना आएगा, W/2, इतना वजन आएगा, है ना। यानी क्योंकि मैं दो लैडर्स पे खड़ा हूं तो सीधी सी बात है, एक लैडर पे जैसे आप अगर एक चेयर के ऊपर खड़े हैं तो पूरा का पूरा वजन उस चेयर पे आएगा, लेकिन अगर आप दो चेयर्स के ऊपर खड़े हैं तो बराबर का वेट दोनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट पे दोनों के दोनों आके जुड़ रहे हैं और आप वो पॉइंट पे खड़े हो रहे हैं। तो आधा वजन AC पे जाएगा आपका, आधा वजन AB पे जाएगा। तो पहला तो W/2 वेट एक्ट कर रहा है,
कर रहा है। ये कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का। मैं इसे कर देता हूँ ज्वाइन। हमने उसको क्या नाम दिया हुआ है? हमने दिया हुआ है पॉइंट को नाम डी दिया हुआ है। दूसरा कौन सा वजन एक्ट हो रहा है यहाँ पे? दूसरा वजन एक्ट हो रहा है यहाँ पे नीचे की ओर 4G है। पक्के में किसी को कोई दिक्कत नहीं? जो यहाँ से भी एक ही दूरी पे, यहाँ पे भी एक ही दूरी पे। तीसरा कौन सा वजन एक्ट होगा? तीसरा वजन एक्ट होगा पॉइंट सी पे। ये लैडर पॉइंट सी पे रखा हुआ है, तो सी पे इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लगेगा पक्के में? तो यहाँ पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लगेगा। और साथ साथ ये जब लैडर गिरेगा तो ये बाहर की ओर ऐसे खसकेगा, सी से बाहर की ओर ऐसा खसकेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगनी चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स लगनी चाहिए। वो किस ओर लगनी चाहिए? अंदर की ओर। एफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। साथ साथ एक और फोर्स लगेगा यहाँ पे। वो कौन सी रहेगा? ए बी एक लैडर था, उसके ऊपर मैंने ए सी को टिकाया हूं, मतलब ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये भी क्या अप्लाई करेंगे? एक नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेंगी जो रहेंगी आर ए। ये फोर्स कौन लगाएगा? लैडर ए बी लगाएगा लैडर ए सी पे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है मैं इसको डिनोट करता हूं आर सी से। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक समझ में आया? तो आप लिखेंगे हियर, या तो फिर द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लैडर AC as shown इन फिगर। यानी फिगर में मैं जैसी फोर्सेस दिखा रहा हूं वैसी फोर्सेस इस लैडर पे लग रही है। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको? अभी लैडर का में इक्विलिब्रियम में, तो आप लिखेंगे एज द लैडर इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, एज द लैडर इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लोगे वो भी जीरो आएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लोगे वो भी जीरो आएगा, समेशन ऑफ मूवमेंट लेंगे वो भी जीरो आएगा। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का मतलब मास्टर क्या कह रहा है? जितनी फोर्सेस राइट में जा रही है वो इक्वल रहेंगी जितनी फोर्सेस लेफ्ट में आ रही है उससे। यानी रिएक्शन एट ए ये इक्वल रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स से रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सेकेंड, जितनी फोर्सेस नीचे की ओर आ रही है तो आ गया W/2 प्लस जितनी फोर्सेस नीचे की ओर आ रही है जो हो गया 4G। ये इक्वल आ जाएगा जितनी फोर्सेस ऊपर की ओर जा रही है जो आ जाएगा 4C। तो आप यहाँ पे चाहो तो रीजन भी डाल सकते हैं, एज 4 kg इज वेट ऑफ लैडर AC, this implies force of 4G Newton acts at center of ladder, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको याद रहे कि आपने क्या किया है। जहां पे G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो यहां से आपको RC की वैल्यू भी मिल गई, रिएक्शन एट C भी मिल गया। और एक चीज आपको पता है क्या? पता है हमें कि जो हमारा फोर्स रहता है वो कैसे इक्वल रहता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन से। पढ़े ये भी चीज आप लोगों ने? अरे पढ़े हैं, याद है सबको। उसके बाद अब मुझे समेशन ऑफ मूवमेंट लेना है। समेशन ऑफ मूवमेंट कौन से पॉइंट में लेने से मुझे फायदा हो सकता है? अगर मैं ए पे लूंगा समेशन ऑफ मूवमेंट तो RA और W/2 कट सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो F और RC कट सकता है। तो यहाँ पे दो अननोन है तो हमें यहाँ पे लेना पुराएंगा। तो हम लेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0। समझा ना? यहाँ पे RA W/2 है, यहाँ पे F RC है। मुझे जो आंसर चाहिए उस पर मुझे निकालना है वेट की वैल्यू निकालना है।
तो ये तो निकालना है, तो यहाँ पे एक अननोन है, यहाँ पे तो मेरे एफ और आर सी दोनों के दोनों अननोन है, तो मैंने मूवमेंट एट सी ले लिया। इसको अगर जीरो ले लूंगा तो ये दोनों की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो उनको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ इंटू जीरो प्लस आर सी इंटू जीरो, क्योंकि एफ भी पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। आर सी भी पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है तो सी से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अब 4G न्यूटन की फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रही है, मतलब ये कैसे घुमाएंगे इसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, रुको ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो आ जाएगा -4G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मुझे ये वाली वैल्यू लगेंगी तो मुझे यहाँ पे दोनों पॉइंट को नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसे G1 G2 नाम देता हूँ। तो यहाँ से मुझे कितनी फोर्स लगेंगी, यहाँ पे G1 यानी जो फोर्स है वाले पॉइंट से आ रही है, तो C से G1 तक का डिस्टेंस लगेगा, तो आएगा C G1। ये दिख रहा है ना क्या लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, CG2, सॉरी CG2 तक का लगेगा मुझे, आएगा CG2 आएगा। ये वाला डिस्टेंस लगेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, पॉइंट सी से ये मेरी 4G फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सी से G2 तक का है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, W/2 एक्ट कर रही है। तो आ जाएगा, फिर से सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आएगा -W/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना है, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस आएगा। उसके बाद अगली फोर्स कौन सी है, आर ए फोर्स कैसी घुमा रही है, राइट साइड की ओर, मतलब ये घूमेगा सी से इस ओर में। कौन सा डायरेक्शन आ गया ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो आ जाएगा प्लस आर ए इंटू आर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना आएगा, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। समेशन ऑफ मूवमेंट, फोर्सेस, ये सब निकालना आ गया ना। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी भी अगर इसमें कोई दिक्कत है फिर तो भाई सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात आ जाएगी, क्योंकि हमने क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़ा है, कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा अच्छे से तो प्लीज़ वाले लेक्चर्स अच्छे से देख के आइए। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 प्लस आर ए इंटू, मुझे ए से लेके डी तक का डिस्टेंस चाहिए। अब देखो ए डी कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से, ए डी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। मुझे ए डी की वैल्यू चाहिए, मुझे ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 2a ये पता है। तो ए डी की वैल्यू क्या आएंगी, ये अपोजिट साइड है तो अपोजिट किस में आता है, साइन में। तो साइन थीटा यानी साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए डी अपॉन ए सी। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ से यहाँ पे डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा ए सी साइन ऑफ 60 डिग्री। आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू है माइनस में, उधर जाएंगे तो प्लस में, तो आ जाएगा प्लस 4G इंटू सी से लेके G2 तक का डिस्टेंस। तो सी G2 G1, और यहाँ से सी से लेके G1 तक का डिस्टेंस मुझे ए दिया हुआ है, क्योंकि मिड पॉइंट पे एक्ट करती है फोर्स। तो बताइए फिर से मुझे काय की वैल्यू चाहिए, सी G2 की। कौन सा साइड है 60 डिग्री का, एडजेसेंट। एडजेसेंट के लिए क्या लेना पड़ेगा, कॉस। तो कॉस 60 डिग्री क्या आएगा, CG2 डिवाइड बाय CG1। तो CG2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, CG1 कॉस 60 डिग्री। आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और लास्ट मुझे क्या चाहिए, लास्ट मुझे चाहिए -W/2 इंटू सी से लेके डी तक का डिस्टेंस। अब बताइए सी से लेके डी तक का डिस्टेंस क्या आएगा, ए सी डी 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 2a मुझे दी हुई है। तो क्या आएगा, W/2 इंटू, अब मुझे चाहिए सी डी। सी डी कौन सा साइड है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये काय की वैल्यू होती है, कॉस की। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए सी कॉस ऑफ 60 डिग्री। आ गया। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आर ए
इंटू ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है 2a, साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 4g इंटू सी से लेके g1 तक का डिस्टेंस कितना है a इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस w/2 इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है 2a इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। एक मिनट रुको, यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा है ना, क्योंकि वाली वैल्यू यहाँ पे भी है तो माइनस, राइट साइड जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी। समझा ना पक्के में, ये वाली वैल्यू माइनस में थी, इधर साइड गई तो प्लस हो गई, तो ये भी वैल्यू माइनस में, इधर साइड जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, होगी। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे डिवीजन का 2 कैंसल, 2 2 जार 4, डिवीजन का 2 कैंसल आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए यहाँ पे क्या मिला, मुझे तो ए भी कटता हुआ दिख रहा है ना, तो हम चाहे तो ए को भी काट सकते हैं। यहाँ पे 2 डिवीजन में पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2√3 RA इंटू ए जैसा था वैसा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4, ए को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, प्लस W, यहाँ से ए निकल चुका है कॉमन। समझा क्या किए यहाँ पे, अगर ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट एक स्टेप अप्लाई कर लो यहाँ पे, कि मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 2/a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे में शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। डिवीजन का a कैंसल, तो क्या बचेगा 2√3RA, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे डिवीजन का a कैंसल, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवीजन का 2 मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसल, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन का कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ W, तो आएगा 4 + W। कैसे आया समझा, इजी है। समझा यहाँ तक, काय की वैल्यू हो गई है 2√3RA की, तो यहाँ से रिएक्शन एट ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4/W / 2√3 आ गया। इसे अपन इक्वेशन दे देते हैं नेक्स्ट पेज में ले जाके, क्योंकि हमें पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, तो जितनी इक्वेशन है उससे हमारा कुछ बन रहा है क्या, अब हमें देखना पड़ेगा। तीन इक्वेशन दे चुके थे, इसे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए अब हमें ये इक्वेशंस को यूज करना है और बनाने की कोशिश करना है हमारी इक्वेशन। पहले तो मुझे 1 और 4 से एक चीज समझ में आ रही है, क्या, कि मेरा आर ए इक्वल है एफ से, और आर ए और एफ अगर दोनों इक्वल है तो अगर आर ए की वैल्यू है 4 + W / 2√3, तो एफ की भी वैल्यू वही सेम होंगी। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये मिल गई। फिर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 है F = μRC, तो आ जाएगा F की वैल्यू क्या है 4 + W / 2√3, ये इक्वल आ जाएगा म्यू RC से, RC की वैल्यू क्या है W/2 + 4G आएगा ऐसा। तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, हमें चाहिए वैल्यू W की, तो हमें W को करना पड़ेगा यहाँ से खाली। तो चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा 4/2√3 + W/2√3 = म्यू जाएगा अंदर, तो आएगा म्यू W/2 + 4μg आएगा। सबसे पहले तो मैं डिवीजन में यहाँ पे सबके 2√3 दिख रहा है, तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि यहाँ पे झंझट तो हटे। 2√3 कैंसिल, तो आएगा 4, 2√3 कैंसिल, तो आ जाएगा W, 2√3 में से 2 2 कैंसिल, तो आ जाएगा μW√3। यहाँ पे 2√3 में कुछ भी कटने को नहीं आता, आएगा 8√3μg। मुझे W चाहिए तो पूरा W को एक साथ लेके आओ,
तो ये पूरे W को मैं एक साथ लेके आता हूँ, तो W को निकाल लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो आएगा 1 माइनस यहाँ से बचेगा μ√3। यहाँ पे 8√3 μg जैसा था वैसा यहाँ पे +4 इधर गया तो -4। उम्मीद है समझाऊंगा, जिनको नहीं समझा वो ये स्टेप देखिए। देखिए W जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस में वैल्यू इधर आएगा तो -μw√3। यहाँ पे भी W था, यहाँ पे भी W था, कॉमन निकालता आएगा 1 μ√3। और ये वैल्यू जैसी थी वैसी, यहाँ पे +4 इधर गया तो -4। मुझे चाहिए W की वैल्यू, तो बताइए W क्या मिलेगा, 8√3 μg जैसा था वैसा -4, यहाँ पे 1 -μ√3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। देखिए कई बार है ना, ऐसी एक छोटी सी स्टेप से आपका इतनी मेहनत से निकाला हुआ आंसर भी गलत हो सकता है। आपकी वाली स्टेप याद है जहां पे हमने 2/a से मल्टीप्लाई किया था, 2/a से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ की वैल्यू कटी थी, डिवीजन का है तो आया था 2√3 RA। फिर यहाँ पे 2/a से जब मल्टीप्लाई किया था तो ये a कटा था, फिर 2 2 आया था 4, और हम ये g को यहाँ से खा गए, तो यहाँ पे g आना चाहिए था, 4g + w आना चाहिए था। तो यहाँ पे भी RA आता था 4g + w, तो यहाँ पे भी RA आता था 4g + w। तो यहाँ पे हमारा क्या था वैल्यू, f इज इक्वल टू μRC, तो f की वैल्यू आएंगी 4g + w। यहाँ पे भी आएगा 4g, यहाँ पे भी आएगा 4g। मतलब आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, जहां जहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा था वहां पे उसके साथ क्या आ रहा है, g। तो यहाँ पे +4 का आपने -4 किया था, तो यहाँ पे +4g की जगह आएगा -4g, और यहाँ पे भी आएगा -4g। तो देख रहे थे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर गलत हो गया रहता। तो प्लीज जब भी आप आंसर सॉल्व करें तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि ऐसी गलती हमसे पेपर में ना हो। यहाँ पे तो हम लोग सुधार सकते हैं, लेकिन हमारे पास पेपर में ऐसा ऑप्शन रहेगा क्या, नहीं। और हमें यही W निकालना था, तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। तो चलिए हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है द बेस ऑफ एन inclined plane is 4 meter in length and height is 3 meter. A force of 8 kg acting parallel to the plane will just prevent a weight of 20 kg from sliding down. Find the coefficient of friction between the plane and वेट। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसे भी और निपटाते हैं आज का लेक्चर। क्या कह रहा है, एक बेस है इंक्लाइन प्लेन का जिसकी लेंथ है 4 मीटर। तो चलो हम इस बेस को ले लेते हैं ए बी, जिसकी लेंथ है 4 मीटर। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल आ गया बेस। एक मिनट रुको, क्या कह रहा है, हाँ, द बेस ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। तो कह रहा है इस जो प्लेन है इसकी हाइट है 3 मीटर। सपोज कर लो वो हाइट हो गया c। तो समझ में आया, एक बेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो हमारा ये AC हो गया इंक्लाइन प्लेन,
इसका बेस ये हो गया ए बी, ये है 4 मीटर का, हाइट है 3 मीटर की, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर नापते हैं तो ये हो गया 3 मीटर की, है ऐसा। कह रहा है अ फोर्स ऑफ 8 kg एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट प्रिवेंट अ वेट ऑफ 20 kg फ्रॉम स्लाइडिंग। तो इसके ऊपर हमने एक बॉडी रखी हुई है जिसका वजन है 20 kg है, तो वो 20 kg कैसा एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। 20 kg को मैं लिख दूंगा 20g, तो ये आ जाएगा काय में, न्यूटन में आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, सपोज कि ये एंगल बना रहा है थीटा का। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, उसके बाद कह रहा है कि एक फोर्स है 8 kg की, तो मैं एक 8 kg की फोर्स लगा रहा हूं ऐसा कि वो इस 20 kg के इसको नीचे घसरने से रोकेगा। तो चलो आपका 8 kg की मतलब 8 जी न्यूटन की फोर्स आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, उस पर कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है तो इसमें क्या एक्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। और ये ब्लॉक नीचे खसक के आ सकता है, तो ये नीचे ना खसके इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए इस पे क्या एक्ट करेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो इतनी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही है, कर रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया। तो आप लिखेंगे लेट ए बी द बेस ऑफ inclined plane AC and BC be its height. Therefore, by Pythagoras theorem क्या मिलेगा आपको, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 25, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 5 मीटर। अब यहाँ पे जितनी चीजें हैं मुझे सबकी लेंथ दी हुई है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन अब मैं आराम से निकाल सकता हूं, मुझे साइन थीटा भी निकालना रहा तो मुझे अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस सब पता है, तो मुझे कुछ भी दिक्कत लेने की जरूरत है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल है यहां पे। तो आपका वेट कितना दिया हुआ है, पहले मैं लिख देता हूं, द फोर्सेस एक्टिंग, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर, ऑन बॉडी और आर या तो ऑन वेट आर, क्या क्या आ जाएंगी, पहली आपकी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, दूसरी कौन सी एक्ट हो रही है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरी कौन सी एक्ट हो रही है, डब्ल्यू जो है वेट ऑफ बॉडी, जो हमें दिया हुआ है 20 kg, यानी मैं इसे लिखूंगा 20g न्यूटन। समझ में आया 20g न्यूटन क्यों हो गया, क्योंकि g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जब भी मैं वेट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूटन में फोर्स। चौथा क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये हो गया 1 2 3, और चौथा ये 8, फोर्थ को मैं पी से नाम देता हूं, पी क्या है, फोर्स एक्टिंग, फोर्स ऑफ 8 kg एक्टिंग पैरेलल, फोर्स ऑफ 8 kg दैट इज 8 इंटू जी न्यूटन। समझ में आया ना, तो मैंने जितनी भी केजी में फोर्सेस थी उसको काय में कन्वर्ट कर लिया, न्यूटन में, और वो चीज लिख के दिखा दिया। मैं यहां पे लिख दूंगा द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर एज शोन इन फिगर। ये फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही है, जैसा मैंने फिगर में दिखा के रखा हूं, आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, दिस फोर्सेस आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर। बस अब इसका क्या बना लो आप,
फ्री बॉडी डायग्राम बना लो ताकि आप इसे आराम से सॉल्व कर सकें। तो चलिए बताइए, ये थी मेरी पुरानी हॉरिजॉन्टल और ये थी पुरानी वर्टिकल। तो 80 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, खड़ी वाली लाइन वर्टिकल, ये पुरानी थी। अब मेरा जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है, यानी थीटा डिग्री के एंगल पे मेरा नया वर्टिकल और नया हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो ये पूरे के पूरे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? थीटा डिग्री का बनाएंगे। समझ में आया ना? क्योंकि हमारा बेस ही थीटा से हल गया, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये भी कितने से हल जाएगा? थीटा से हल जाएगा। तो देखिए, जो हमारी पहली फोर्स आर है ये एक्ट कर रही है हमारे नए वर्टिकल पे, कोई भी दिक्कत नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्ट कर रही है हमारे नए हॉरिजॉन्टल पे, कोई दिक्कत नहीं। 8G की फोर्स एक्ट कर रही है हमारे नए हॉरिजॉन्टल पे, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो आपकी फोर्स है W, ये एक्ट कर रही है हमारे पुराने वर्टिकल में, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। अब अगर मैं ये जो W, मैं अभी को रेड पेन से दिखाता हूं, ये जो W है, जो 20G का फोर्स है, ये एक्ट कर रहा है हमारे पुराने वर्टिकल पे, तो इसको नए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे लाना पड़ेगा। तो पहले तो ये थीटा का पड़ोसी, तो ये कौन सा एंगल बनेगा? कॉस, तो आ जाएगा 20G कॉस थीटा, और ये बन जाएगा दूर का रिश्तेदार, तो आ जाएगा 20G साइन थीटा। समझा? तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया इसके कंपोनेंट्स में, कर दिया। तो आप लिखेंगे एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो एज द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो जितनी फोर्स ऊपर जा रही है यानी आर, वो इक्वल रहेंगे जितनी फोर्स नीचे आ रही है यानी 20G कॉस थीटा से रहेगा। जितनी फोर्स लेफ्ट को जा रही है मतलब 20G साइन थीटा, वो इक्वल रहेगा जितनी फोर्स राइट को जा रही है मतलब F प्लस 8G से रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? और कुछ आपको पता है? हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो, मुझे पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है। क्या आती है? मुझे पता है F की वैल्यू इक्वल होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन से। तो म्यू की वैल्यू क्या आएंगी? F बाय आर आएंगी। बस अब यहाँ पे हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना और हमारा काम जम जाएगा। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमें? म्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी? F, ये समझ रहे ना, म्यू की वैल्यू क्या आएंगी? F बाय आर। तो पहले F देखो, F क्या आएगा? 20G साइन थीटा, जैसा था वैसे, यहाँ पे प्लस 8G, इधर गया तो माइनस 8G, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ F की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बाय आर। आर की वैल्यू क्या है? 20G कॉस थीटा। तो देखिए, अच्छा हुआ ना हमने यहाँ पे वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया। डिवीजन में भी G है, मल्टीप्लीकेशन में भी G है, जी यहाँ पे होने वाला है कैंसर। तो G को कॉमन निकाल के आप काट सकते हैं। दूसरी चीज, ये सबके सब 4 के टेबल में आ रहा है, तो मैं ऊपर से 4G को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5, क्योंकि 4 5 20 साइन थीटा, माइनस यहाँ पे 4 और G बाहर निकाल तो बचेगा 2, डिवाइड बाय 20G कॉस थीटा आएगा ऐसा। तो यहाँ पे G कैंसल, 4 5 20, तो क्या है वैल्यू? 5 साइन थीटा। तो चलिए बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ से हमें इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेना चाहिए। फाइव इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा होता है अपोजिट, यानी 3 डिवाइड बाय हाइपोटेनस मतलब 5, माइनस 2 डिवाइड बाय 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट मतलब 4, डिवाइड बाय हाइपोटेनस मतलब
5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज आसानी से आ रही है, कुछ भी दिक्कत है क्या? नहीं। 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास म्यू की वैल्यू बची, यहाँ पे पूरा कट गया तो बचा 3 -2 डिवाइड बाय 4। 3 - 2 होता है 1, 1 डिवाइड बाय 4 होता है 0.25। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया? 0.25। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है अगर आपको पेपर में ऐसा कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। करके हम ये पूरे लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स लेके आ रहे हैं पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव लेके आ रहे हैं, ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो उसे सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।